हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग देख रहे थे कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आती है, कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आती है, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आ सकता है। हमने ये बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया था। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एज वेल एज आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो आप लोगों से विनती है बहुत अच्छे से इस लेक्चर को लिख लेना, बिकॉज बुक में जो एक्सप्लेनेशन है उससे बहुत ज्यादा अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो बुक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, इसे लिख लेना तो आप बहुत आसानी से इस चीज को याद रख पाओगे। टॉपिक का नेम है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ही देखने वाले हम लोग, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखने वाले हैं। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके पास है कोई एक वेसल और इस वेसल के अंदर आपने यहां पर पानी भरा हुआ है और इसमें Na+ एंड Cl- आयन अवेलेबल है। समझ लेना, एक वेसल है और वेसल के अंदर Na+ एंड Cl- आयन प्रेजेंट है। अब हम लोग बाहर से वाटर ऐड करने जा रहे हैं। तो बाहर से हम वाटर ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर ऐड करें तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो वाटर ऐड करते जाइए, इतना वाटर ऐड करिए कि जहां पर Na+ एंड Cl- के बीच का जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। इतना वॉल्यूम ऐड करिए कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, इनके बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन लगता है वो अट्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। हमें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा क्या, समझना ध्यान से। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग वॉल्यूम बहुत बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। जब वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाएंगे तो सीधी सी बात है, मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर वॉल्यूम। अब ये मोलारिटी का मतलब है यदि मैं वॉल्यूम को बहुत बढ़ा रहा हूं तो सीधी सी बात है मोलारिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यदि मैं डाउन द साइड जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो मोलारिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ाने से बेटा मोलारिटी की वैल्यू कम हो रही है, मोलारिटी नीचे जा रही है। अब मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन बोलेंगे, वन टाइप ऑफ कंसंट्रेशन नीचे जा रहा है। इस कंसंट्रेशन इतना नीचे चला जाता है कि एक्चुअल में हमें ऐसा लगेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, ऐसा लगेगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 0 मान लेंगे हम मोलारिटी को। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलारिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हम लोग मान लेंगे 0। अब समझना ध्यान से, यदि आपके पास 1 लीटर वाटर है और उसमें 1 मोल NaCl है तो नोटेबल अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर, राइट। बट यदि मैं 1000 या 2000 या 5000 या 10,000 लीटर वॉल्यूम ले लूं, 10,000 लीटर वॉल्यूम, लेकिन उसके अंदर NaCl का तो 1 ही मोल रखो, तो फिर डाइल्यूशन कितना हुआ, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गया। इतना डाइल्यूशन हो गया कि अब हमको NaCl सॉल्यूशन के अंदर है कि नहीं वो ही समझ में नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर ध्यान ये रखना है, मोलारिटी की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। क्या एक्चुअल में 0 है? नो, बट ये इतनी कम है कि उसे नोट करना, इसे मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मोलारिटी विल बी 0 ऐसा हम मान लेते हैं, समझ लेना, इसे मान लेते हैं, है नहीं एक्चुअल में, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन की वैल्यू को हम लोग 0 मान के चलते हैं। दूसरी चीज, 2 आयन है आपके पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एक फिक्स अमाउंट में होंगे, फिक्स वॉल्यूम के अंदर होंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स होगा, तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन वहां पर नोटेबल होगा। बट आपने क्या किया, वॉल्यूम ऐड करते गए, वॉल्यूम ऐड करते गए, वॉल्यूम ऐड करते जाओगे तो होगा क्या कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को माइग्रेट होने के लिए, मूव होने के लिए बहुत बड़ा एरिया मिल गया। तो एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, है तो बहुत कम आयन,
तो बहुत दूर चले गए। अब दूर चले गए तो उतने डिस्टेंस पे चले गए कि उनके बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो यहां पर हम लोग एक चीज और यहां पर लिखेंगे, दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, IIA। ये वैल्यू कैसी होती जाएगी बेटा, बहुत कम होती जाएगी। अब ये बहुत कम का मतलब है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, अब एक्चुअल में इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब भी मैंने यही बोला था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, द इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज अ पॉइंट वेयर द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन विल बी जीरो। तो यहां पर इस डेफिनेशन को भी मैं लिख लेता हूं, इनफाइनाइट dilution is the point where inter-ionic attraction will be zero। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये वो पॉइंट है जहां पर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कैसा हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये मेजर करने के लिए हमें एक सिस्टम को, एक इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और वो इक्वेशन हमको किसने दिया है, तो तीन साइंटिस्ट हैं, ये तीनों ने मिलके वो इक्वेशन को दिया है। तो वो नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज डी-बाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन। डी-बाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन बोलते हैं इसे हम लोग। अब ये डी-बाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन है क्या, इक्वेशन को याद रखो, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी। इसी इक्वेशन को हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा एम जीरो माइनस ए अंडर रूट सी। ये दोनों सेम ही है, याद रखना, दिस इक्वेशन आर ओनली एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है वो अब मेरे हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड कोई भी सॉल्ट, वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, सर लैम्बडा एम या लैम्बडा एम सी, फिर लैम्बडा एम इनफाइनाइट या लैम्बडा एम जीरो, ए अंडर रूट सी, ये सब है क्या। तो एक एक करके वो हम सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैम्बडा एम। लैम्बडा एम का मतलब क्या है, या फिर लैम्बडा एम सी का मतलब क्या है, और लैम्बडा एम सी का मतलब क्या है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट C concentration, एट C concentration मोलर कंडक्टिविटी है ये। और लैम्बडा एम जीरो या फिर लैम्बडा एम इनफाइनाइट, ये दोनों सेम ही है। कभी कभी लैम्बडा एम जीरो लिखा जाता है, या फिर इसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं लैम्बडा एम इनफाइनाइट। देखो, इनफाइनाइट का मतलब है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड जीरो का मतलब है एट जीरो कंसंट्रेशन। बात तो एक ही है। मैंने आपसे अभी अभी बताया कि मोलारिटी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। यदि हम कम माने, मोलारिटी कम है ऐसा माने, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। जीरो भी मान सकते हो तो लैम्बडा एम जीरो भी लिख सकते हो। तो ये जो है वो जीरो कंसंट्रेशन पे मोलारिटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलारिटी बोलते हैं। इसके प्रॉपर नेम है, वो नेम को आपको याद रखना पड़ेगा। लैम्बडा एम जीरो और लैम्बडा एम इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वर्ड याद रखना बेटा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आप बोलते हो इसे।
और यदि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जगह आपको और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। इसे ही आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। इसे ही हम बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जगह लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, ये भी चल सकता है। तो ये आपको टर्म समझनी है। लैम्बडा एम या लैम्बडा एम सी का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब यहां पर बात आती है ए एंड सी। सी तो कंसंट्रेशन है, सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो सी को हम लोग लिख लेंगे कंसंट्रेशन जो मोलारिटी में होता है, एंड ए को बोलते हैं हम लोग, कौन से साइंटिस्ट हैं हमारे पास, डीबाय हकल ऑनसैगर, डीबाय हकल ऑनसैगर कांस्टेंट बोलते हैं उसे, डीबाय हकल ऑनसैगर कांस्टेंट बोलते हैं ए को। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है वो किसके बेसिस पे देखना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखना है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो यहां पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर जरूर देखना है, बट देखना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, CaCl2, MgCl2 या फिर CaSO4। जरा ध्यान रखिए इस सब में कि यहां पर कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2 है, मैग्नीशियम का चार्ज क्या है, +2 है, यहां पर कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2 है। यदि मैं लिखूं MgSO4 तो यहां पर चार्ज क्या है, +2 है। तो ये जो कैल्शियम का चार्ज आ रहा है एंड मैग्नीशियम का चार्ज आ रहा है, कैसा है, सेम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का चार्ज कैसा आ रहा है, सेम। तो इन सभी के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए सेम होगी, ए की वैल्यू सेम होगी। जब आपके पास, बेटा पॉइंट को समझना, जब आपके पास पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव +2, नेगेटिव की बात करें तो -1, क्लोराइड देखो तो Cl-1 2 टाइम्स, Cl-1 2 टाइम्स, तो ये दोनों के लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली ये दोनों के लिए देखो आप लोग, तो चार्ज +2, SO4 का -2, तो ये दोनों के लिए भी वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। दूसरा पॉइंट में लिखूं तो NaCl एंड KCl, तो Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर -1, K प्लस Cl-1, तो यहां पर भी देखो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेम है, इसीलिए इनके ऊपर भी ए की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो आपको समझना ये है कि ए जो है वो डीबाय हकल ऑनसैगर कांस्टेंट है, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग उसको ध्यान रखते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का चार्ज सेम, क्लोराइड का चार्ज सेम, तो ये दोनों के लिए ए की वैल्यू सेम। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का चार्ज सेम, ये दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का चार्ज सेम, तो ये दोनों के लिए भी ए की वैल्यू सेम आएगी। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है जो बोलने जा रहा हूं मैं, एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन ग्राफ है, जिसे आपको सिर्फ याद रखना होता है। ये ग्राफ जो है इसमें हम लोग लैम्बडा एम वर्सेस √c का ग्राफ प्लॉट करते हैं। लैम्बडा एम जो है वो y एक्सिस के ऊपर है एंड √c जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। अब बेटा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में कंसंट्रेशन की वैल्यू हम 0 मान ले या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान ले, बात एक ही है। ये 0 कंसंट्रेशन माने या इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान ले, बात तो एक ही है। तो हम लोग यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू है। अब जरा यहां पर देखो, मोलर कंडक्टिविटी हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की फाइंड करनी है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करनी है, दैट मींस हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमें मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसेंट्रेशन चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, n/√c चाहिए। ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली हम ग्राफ के ऊपर से कैसे ला सकते हैं? तो यहां पर दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए गए बाय डीबाय हकल एंड ऑनसेटर। उन्होंने यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया। अब उसमें सबसे पहले जो ग्राफ था वो था KCl का, जो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखा, एंड दूसरा जो ग्राफ था वो था CH3COOH का। अब आप सबको पता है कि KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड CH3COOH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एक भी ग्राफ क्या ये लाइन को क्रॉस कर रहा है? ये लाइन को y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? तो नहीं कर रहा। आप लोग देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। अब ये मोलर कंडक्टिविटी ये रही लैम्डा m, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहिए तो वैल्यू यहां यही ग्राफ के ऊपर कहीं मिल सकती है मुझे, y एक्सिस के ऊपर ही मुझे ये मिल सकती है, क्योंकि जीरो कंसेंट्रेशन y एक्सिस के ऊपर है, राइट। अब ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं रुक गए हैं, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक नहीं आ रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को आगे लेके जाएंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन कर्व। क्या बोलेंगे बेटा? एक्स्ट्रापोलेशन कर्व बोलेंगे। और ये एक्स्ट्रापोलेशन कर्व ड्रॉ करने से हमें पता चला कि एक पॉइंट है जहां पर ये क्रॉस कर जाता है। KCl जो है वो y एक्सिस के ऊपर कहीं क्रॉस कर रहा है, तो ये पॉइंट पे कंसंट्रेशन की वैल्यू 0, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो वैल्यू आई उसी को बोलते हैं हम लोग लैम्डा m0 या फिर लैम्डा m इनफाइनाइट। बोलो बात समझ आ रही? लेकिन ये तो किसके लिए मिला? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यदि मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m0 फाइंड करना है या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, या बोलूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो कर्व है बेटा। अब इसको मैं एक्स्ट्रापोलेशन कर्व ड्रॉ करूं तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, सॉरी इसके पैरेलल ही जाएगा, तो y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ जा रहा है। देखो आप लोग, तो y एक्सिस के ऊपर ये पैरेलल ग्राफ आगे बढ़ रहा है। क्या कहीं भी ये CH3COOH मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कहीं पर भी क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को? तो कभी क्रॉस नहीं करेगा। अब कभी क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो ग्राफ है, एसिटिक एसिड का जो ग्राफ है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम ग्राफ के ऊपर से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते। तो यहां से इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग एक चीज के कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड कर सकते हैं बाय डूइंग एक्स्ट्रापोलेशन कर्व, बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रापोलेशन कर्व। लेकिन यदि मैं एक्स्ट्रापोलेशन कर्व जो आगे बढ़ाने जा रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, तो वो तो पैरेलल जा रहा है y एक्सिस के। अब जब पैरेलल जाएगा तो कहीं पर भी वो क्रॉस नहीं कर रहा, और कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रहा, इसका डायरेक्टली मतलब क्या होता है? इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि ये ग्राफ कहीं पर भी y एक्सिस के ऊपर क्रॉस नहीं लगा रहा, मींस हमको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से नहीं मिल रही है। तो हमारे सामने यहां पर एक क्वेश्चन आके खड़ा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी कैसे ढूंढेंगे? अंडरस्टूड? हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल ही रहे हैं। कहां से? एक्स्ट्रापोलेशन कर्व, मींस ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको नहीं मिल रही। स्ट्रॉन्ग की तो मिल रही है, दिख रहा है हमें ये ग्राफ की हेल्प से। वीक की फाइंड करना ये हमारे लिए एक टास्क है, लेकिन हम लोग एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कोहलरॉश लॉ। कोहलरॉश लॉ के ऊपर से हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को डिराइव करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो है उसकी भी हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कोहलरॉश लॉ पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशन उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो कोहलरॉश लॉ अभी पढ़ा दूंगा मैं,
लेकिन उसकी एप्लीकेशन की वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाले, तो उसके 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन अभी हमें देखना है कोहलरॉस लॉ, आप नोट कर लीजिए फिर आगे बात करेंगे। अब हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आके खड़ा है कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सवाल का आंसर हम लोग लेने वाले हैं बाय कोहलरॉस लॉ। कोहलरॉस ने आयन के नेचर के बारे में, आयन के बिहेवियर के बारे में बहुत डिटेल स्टडी किया, और वो डिटेल स्टडी के अंदर उन्होंने पाया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जब 0 हो जाता है दो आयन के बीच में, तो हर कोई आयन, जितने भी आयन्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उनका बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, हर किसी का बिहेवियर इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है। और इसीलिए कोहलरॉस ने अपने लॉ को नेम दिया कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। इंडिपेंडेंटली माइग्रेट हो सकते हैं आयन, लेकिन कब? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो तब। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हमको पता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यह है कि जहां पर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कैसा हो जाए बेटा? 0 हो जाए, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन 0 हो जाए। तो याद रखना, सबसे पहले तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लॉ दोनों इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी वो काम करता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी ये काम करता है। दूसरी चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन dissociation of electrolytes 100%, 100% डिसोसिएशन होता है कि नहीं होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना भी हो तो भी वो 100% टूट ही जाता है, 100% डिसोसिएशन हो ही जाता है। लेकिन हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की वीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी कंसेंट्रेशन पे, कोई भी कंसेंट्रेशन पे क्या 100% आयोनाइज हो जाएगा? तो शायद नहीं। 100% आयोनाइज होने के लिए ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा वहां पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल होता है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और ओस्वाल्ड डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड एक इक्वेशन हम लोगों ने 11th में डिराइव किया था, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अंडर रूट वी। जब जब वॉल्यूम हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ाएंगे, अल्फा बढ़ता जाएगा। तो यहां पर तो हम बात करें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बेटा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात आती है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट हो जाता है। दैट मींस डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो डू 100%। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर होता है, वैसा ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी हो जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है पॉइंट? तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कोई भी कंसेंट्रेशन हो 100% आयोनाइज हो जाता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो तो वो सिर्फ और सिर्फ जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तब वो 100% अल्फा देता है, मिस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है उसकी। अंडरस्टूड? अब यहां पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात जब चल रही है तो ईच आयन मेक अ डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पर मैं लिख लूंगा ईच आयन कैन गिव डिफाइनाइट contribution to the molar conductivity of electrolytes। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड करने वाले हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन प्रोड्यूस होते हैं, वो आयन कुछ ना कुछ डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन देते हैं टोटल मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। अब देखो, आपको पता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बात करें हम
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इसका अल्फा कितना होगा बेटा? इसका अल्फा हो जाएगा 100%, लेकिन इसका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कितना होगा? आईआईए कितना होगा? 0। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ही ये है कि जहां पर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वैल्यू कैसी हो जाए? 0। अब देखना जरा ध्यान से, यदि मैं HCl ले लूं तो HCl आयोनाइज होगा और बनाएगा H प्लस NCl माइनस, एंड यदि मैं CH3COOH ले लूं एसिटिक एसिड तो ये आयोनाइज होके बनाएगा CH3COO माइनस एंड H प्लस। बोलो बनाएगा कि नहीं? अब यदि मैं इसको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताऊं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका वॉल्यूम कैसा होगा? दोनों का अलग अलग वेसल में, तो दोनों में वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो अल्फा मैक्सिमम होगा। अल्फा मैक्सिमम का मतलब कितना है? 100% अल्फा होगा दोनों का, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अल्फा 100% होगा। एंड इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम होगी। ये बहुत कम का मतलब हम क्या करते हैं? 0 करते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। आपको पता होगा HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एंड एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से H प्लस NCl माइनस, वीक इलेक्ट्रोलाइट में से एसिटेट एंड H प्लस आयन हमको मिलता है। ओके, अब देखो जरा कोहलराज को ये आइडिया कहां से आया कि आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? तो उन्होंने स्टडी किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं बाय ग्राफ। KCl का हमने फाइंड किया था। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो बाय ग्राफ हम लोग एक्सट्रापोलेशन कर ले लेंगे तो जरूर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। तो वो मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने ले ली, जैसे कि उन्होंने लैम्बडा m0 KCl फाइंड किया, तो KCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाली, एंड उन्होंने NaCl की भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाली और दोनों का उन्होंने डिफरेंस ले लिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। उसके बाद उन्होंने काम और किया, उन्होंने KCl एंड NaCl की जगह ले लिया KBr एंड NaBr, उसका भी डिफरेंस लिया उन्होंने। और तीसरा उन्होंने काम किया, लैम्बडा m0 Ki ले लिया एंड लैम्बडा m0 Na ले लिया। अब जरा गौर से देखो बेटा, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, 2 आयन देगा K प्लस Cl माइनस, ये भी 2 आयन देगा Na प्लस Cl माइनस। अब ये दोनों में कॉमन आयन कौन है? Cl माइनस Cl माइनस। अब ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। यदि NaCl में से जो Cl माइनस आ रहा है एंड KCl में से जो Cl माइनस आ रहा है, दोनों का बिहेवियर सेम है, ऐसा कोहलराज बोल रहा है। यदि दोनों का बिहेवियर सेम है तो ये Cl की मोलर कंडक्टिविटी में से ये Cl की मोलर कंडक्टिविटी तो माइनस हो जा रही है, बाकी रह गई KNNa, तो ये डिफरेंस सिर्फ किसका है? पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन का। तो यहां पर भी देखो ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड 2 आयन तो सेम ही है, तो ये डिफरेंस भी किसका है? पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन का। और यहां पर भी I तो सेम है, तो यहां पर भी डिफरेंस किसका है? पोटेशियम एंड सोडियम आयन का ही है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों का डिफरेंस तो सेम ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन का डिफरेंस है, यहां पर भी पोटेशियम सोडियम का डिफरेंस, यहां पर भी पोटेशियम सोडियम का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कैसा आना चाहिए बेटा? सेम आना चाहिए, और ये सेम आ रहा है 23.4 आता है। कितना आता है? 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आती है इसकी। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आती है इसकी। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। दूसरी बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि भाई ये तो पोटेशियम एंड सोडियम आयन है, अब हम एक काम करें
नेगेटिव आयन का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिहेवियर है कि नहीं वो चेक करें। तो उसके लिए उन्होंने काम किया, यहां पर ले लिया NaBr और यहां पर ले लिया मोलर कंडक्टिविटी NaCl। जरा ध्यान देना, इसमें आयन कॉमन कौन है? सोडियम। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम आयन का बिहेवियर सेम होगा, तो सोडियम में से सोडियम माइनस, तो डिफरेंस सिर्फ किसका मिलेगा? ब्रोमाइड एंड क्लोराइड का। फिर यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिफरेंस हम ले रहे हैं KBr एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बिहेवियर हम ले रहे हैं KCl का। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो देखो यहां पर सोडियम सोडियम सेम, तो ब्रोमाइड एंड क्लोराइड का डिफरेंस आ रहा है बेटा। यहां पर भी ब्रोमाइड एंड क्लोराइड का डिफरेंस आ रहा है, तो ये दोनों डिफरेंस कैसे होने चाहिए थे? सेम, और सेम आते हैं, वैल्यू आती है 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये डिफरेंस आता है। तो यहां से कोहलरस को ये समझ आया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होता है, आयन का नेचर इंडिपेंडेंटली होता है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ आयन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ चीजें बताई। हम लोग यहां पर जो चीज पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना बहुत अच्छे से। हम लोग केस नंबर 1 ले रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के केस हम यहां पर स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ कोहलरस लॉ पढ़ने वाले हैं। तो केस नंबर 1 हमारे पास ऐसा है, मान के चलो आपके पास है इफ लैम्बडा m इनफाइनाइट c एंड लैम्बडा m इनफाइनाइट a are given and lambda m infinite of ax by is asked। मान के चलो ऐसी कोई कंडीशन गिवन है। अब ये क्या है? लैम्बडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड लैम्बडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। अब मैं यहां पर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जरा समझना। ये लैम्बडा ग्रीक लैम्बडा है, जब आयन का लैम्बडा है तो आपको इंडियन लैम्बडा कर लेना है। तो ये इंडियन लैम्बडा कर रहा हूं मैं। इसे बोलते हैं हम लोग आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। C का मतलब है कैटायन, तो कैटायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, एंड A का मतलब है एनायन की, एनायन मींस नेगेटिव आयन, एनायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। और आपको पूछा गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आप इस इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड करिए, AXBy की फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करोगे? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले AXBy का आप आयोनाइजेशन करिए, तो X मोल ऑफ A एंड Y मोल ऑफ B मिल रहा है। अब A के ऊपर पॉजिटिव एंड B के ऊपर नेगेटिव आएगा, लेकिन कितना? तो टोटल न्यूट्रल करना है चार्ज, तो इसके ऊपर आएगा प्लस y और इसके ऊपर आएगा माइनस x। ये हो गया xy प्लस, ये हो गया xy माइनस, हो गया कि नहीं? अब यदि मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AXBy, यदि मुझे ये निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A प्लस y प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन B माइनस x। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तब जाके ये मोलर कंडक्टिविटी आने वाली है। लेकिन A प्लस y के मोल जो है उसे ध्यान में लेना होगा, क्योंकि हम फाइंड करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको x मोल ऑफ, देखो AXBy में A के मोल कितने? x, तो हम लोगों को यहां x लिखना होगा। AXBy में B के मोल कितने? तो y, तो यहां पर आपको y लिखना होगा। दैट मींस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आगे लिखना होगा, तब जाके आप मोलर कंडक्टिविटी, आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी का टोटल करोगे, तब जाके इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब हम एक काम करने वाले हैं, जरा देखना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यदि आपको दिया गया है Al2SO4 थ्राइस और बोला गया है इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालो,
तो आप क्या करोगे, इसका आयोनाइजेशन करोगे 2Al3 प्लस एंड 3SO4 2-, ये हो गया आयोनाइजेशन। हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है, किसकी, Al2SO4 थ्राइस की। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी Al+3 की निकालनी पड़ेगी हमें। मोलर कंडक्टिविटी है तो M लिखेंगे, Al+3 की, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए हमें सल्फेट आयन की, बट इसके आयोनाइजेशन में एल्यूमिनियम आयन कितने हैं 2 एंड सल्फेट आयन 3, तो इसे लिखना पड़ेगा। जब लिखोगे इन शॉर्ट मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी एल्यूमिनियम की एंड सल्फेट की, उसे 3 एंड 2 एल्यूमिनियम की 2 से सल्फेट की 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे टोटल करिए, तब जाके वो एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी देगा। सिमिलरली केस 2 ऐसा हो सकता है, केस 2 को जरा देखिए, तो इफ यह है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन and equivalent conductivity at infinite dilution of anion are given, and lambda eq at infinite dilution of ax by is asked। यदि आपको यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करने को बोले, तब क्या करोगे। यदि बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करने को बोलते हैं तो जरा ध्यान देना, AX/By का आयोनाइजेशन किया, XA+Y एंड YB-X, ये तो हम जान ही चुके किस तरह से होता है। अब यदि मुझे इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहिए, किसकी, AX/By की, तो आपको क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी A+Y आयन की एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी B-X आयन की, ये दोनों का आपको टोटल करना है। जब ये दोनों का आप टोटल करोगे तब आप लोगों को ये पूरे सब्सटेंस की, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलेगी। Equivalent conductivity at infinite dilution of A+Y, equivalent conductivity at infinite dilution of B-X, सिर्फ टोटल करिए आंसर मिल जाएगा, इसमें मोल की जरूरत नहीं होती। तो आपके दिमाग में ख्याल क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो तो आपको मोल को ध्यान में लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान में लेना है, बट जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आस्क्ड हो, पूछा हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करने का, तो आयोनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिर्फ टोटल करना है, उसमें मोल को ध्यान में नहीं लेना है। ध्यान रखना। दूसरी चीज, आपको कोई एक वैल्यू गिवन हो, ये वैल्यू गिवन है और ये पूछी भी हो सकती है, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी है, लैम्बडा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्बडा eq इनफाइनाइट इनटू वैलेंसी फैक्टर। पता है कि नहीं आपको ये? बिल्कुल पता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी वो होती है वैलेंसी फैक्टर इनटू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तब हमको ये वैल्यू मिलती है। अभी कोहलरॉश लॉ का एप्लीकेशंस बाकी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैंने जो आपको ये 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, दोनों के ऊपर बेस्ड 2 सवाल करने हैं। 2 सवाल देख लेते हैं, चलिए जल्दी से आप इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जो 2 केस देखे हैं उसके ऊपर बेस्ड 2 सवाल बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, आप खुद ट्राई करिए और फिर मेरे आंसर के साथ चेक करिए। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। हो गया बेटा? चलिए देखते हैं अब क्या बोल रही है। द लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ H plus and SO4 2- ion are 360 and 160 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Find lambda m infinite and lambda eq infinite of H2SO4.
अब यहां पर आपको दोनों चीजें फाइंड करने को बोला है एंड दो वैल्यू गिवन है, बट ये वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो नहीं बोला है। आपको सिर्फ बोला है लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी। कहां लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? तो हम सल्फ्यूरिक एसिड में किस तरह से इसको फाइंड करेंगे? तो जरा देखो, सबसे पहले आपका रोल ये होगा कि ये आयोनिक कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको देखना होगा उसका यूनिट। आप जब यूनिट देखोगे तो दिख रहा है मोल इनवर्स, और मोल इनवर्स जब यूनिट में आता है तो इसका मतलब यह है कि गिवन वैल्यू आर मोलर कंडक्टिविटी। इसे बोला गया है लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी। दैट मींस लिमिटिंग वर्ड कब यूज करते थे बेटा? जब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू हो। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी है। अब इसको हम लोग लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा 0m H प्लस आयन, ये वैल्यू है 360 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दूसरा लैम्बडा m0 है सल्फेट आयन जिसकी वैल्यू गिवन है 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब दो वैल्यू आपको गिवन है H प्लस NSO4 2 माइनस आयन की, राइट। अब ये दोनों वैल्यू में से हमें लैम्बडा m इनफाइनाइट एंड लैम्बडा EQ इनफाइनाइट फाइंड करना है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। सबसे पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड का आयोनाइजेशन करिए, क्या मिलेगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो हमको पता है लैम्बडा m0 H2SO4 का जब फाइंड करना होता है तो हम लोग लिखते हैं लैम्बडा 0m H प्लस आयन प्लस लैम्बडा m0 SO4 2 माइनस आयन। अब ये H प्लस आयन कितने हैं? 2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो। सल्फेट आयन 1 है तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करो। मोलर कंडक्टिविटी में हमें मोल या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ आयन है उसको ध्यान में लेना पड़ता है, ये बात मैंने पहले भी बताई है। H प्लस की वैल्यू कितनी है? 360, ये रही, तो ये हो गई 360 प्लस ये 1 इंटू ये हो जाएगी 160। चलिए बेटा टोटल करिए, 362 इंटू 2 720 एंड 160 880 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो रही है लैम्बडा m0 की वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये हमको मोलर कंडक्टिविटी मिल गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फ्यूरिक एसिड की। अब मुझे फाइंड करनी इक्विवेलेंट, पता होना चाहिए लैम्बडा m0 इज इक्वल टू लैम्बडा EQ0 इंटू वैलेंसी फैक्टर। जानते हो कि लैम्बडा m इज इक्वल टू लैम्बडा EQ इंटू वैलेंसी फैक्टर जानते हो। दोनों लिमिटिंग ले रहे हैं या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले रहे हैं तो ऊपर 0 आएगा। मुझे ये फाइंड करना है वैलेंसी फैक्टर। बताओ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर आएगा 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयन बोल दो 2 है। तो लैम्बडा EQ0 इज इक्वल टू लैम्बडा m0 की वैल्यू कितनी है? 880 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। ये आंसर आएगा 440 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल इनवर्स आएगा? नो, ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देखो यूनिट में ध्यान रखना, कभी कभी आपको दो ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें 880 440 होगा, लेकिन दोनों में सेम यूनिट डाल देंगे। ध्यान रखना 880 440 आंसर तो चाहिए, बट मोलर कंडक्टिविटी में मोल इनवर्स, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। आपके आंसर यदि ये आ रहे हैं दैट्स गुड। इसको जरा देखिए, द लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ and PO4 3- are X and Y Siemens centimeter square gram equivalent inverse respectively. Find lambda m infinite of calcium phosphate. बेटा लैम्बडा m इनफाइनाइट पूछा है, बट गिवन वैल्यू जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट की है वो कौन सी है? लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी। अगेन इसमें नहीं बोला गया कि ये मोलर कंडक्टिविटी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो क्या करेंगे? यूनिट को देखेंगे। यूनिट को देखो, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये क्या बता रहा है? ये
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, हम लिखेंगे लैम्बडा EQ0 कैल्शियम 2+ आयन, इसकी वैल्यू है x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लैम्बडा EQ0 फॉस्फेट आयन PO4 3-, ये है y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। x एंड y की वैल्यू गिवन है। ओके, अब जरा ध्यान रखना, सबसे पहले हम कैल्शियम फॉस्फेट का आयोनाइजेशन कर लें। कैल्शियम फॉस्फेट का आयोनाइजेशन करें तो 3 कैल्शियम 2+ एंड 2 PO4 3- आएगा। हमको गिवन है, सॉरी मोलर नहीं है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ग्राम इक्विवेलेंट है, ये ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, गिवन वैल्यू है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे, तो लैम्बडा EQ0 Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे, लैम्बडा EQ0 कैल्शियम 2+ प्लस लैम्बडा EQ0 PO4 3-। क्या इसके लिए हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा? नो, मैंने बताया उस हिसाब से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिर्फ सम कर दो, वहां पर मोल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो वो गलत रहेगा। कैल्शियम की वैल्यू है x और ये है y, तो x + y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये वैल्यू आ गई हमारी लैम्बडा EQ0 कैल्शियम फॉस्फेट की। अब हमें क्या चाहिए, ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आई, हमें तो फाइंड करनी है मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, टोटल चार्ज 3 × 2 6 या 3 × 2 6, ये -6 मत देखो, हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, आप सबको पता होगा। तो इसमें वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू तो 6 आ रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी x + y है, तो ये बनेगा x + y × 6। मोलर कंडक्टिविटी आ गई कैल्शियम फॉस्फेट की, इसका यूनिट रहेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि बेटा ऐसा ही एक ऑप्शन और गिवन है, लेकिन इसमें वैल्यू है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ध्यान रखना आपको मोलर कंडक्टिविटी लानी है तो मोल इनवर्स ही यूनिट चाहिए। यूनिट को जरा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस टॉपिक में तो खास करके देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरॉस लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर अच्छे से देखना है उस वीडियो को भी। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।